Okay, good afternoon, everybody. Today we are going to start Unit 4 from the book Flight of Class 10th of CG School. Dear students, we have already completed 3 units. Today we are going to start Unit 4 and you can see Unit 4 we are going to start, but उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यूनिट 1 में इंस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, और इंस्पिरेशन के अंतर्गत 3 चैप्टर थे, रीडिंग ए, रीडिंग बी, रीडिंग सी, और तीनों चैप्टर इंस्पिरेशन से ही संबंधित थे, प्रेरणा से संबंधित थे। वो तीनों चैप्टर में कोई न कोई ऐसे कैरेक्टर थे या कोई न कोई ऐसा टॉपिक था जिससे हम प्रेरणा ले सकते थे। उसके बाद सेकंड यूनिट में हमने ह्यूमर देखा। ह्यूमर तीनों चैप्टर हास्य या मजाक से संबंधित थे। और उसके बाद थर्ड यूनिट में इंक्लूजन था। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन। समावेशन के अंतर्गत हमने देखा कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, चाहे वो डिसेबल्ड चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, सारे को हमको एक समान, एक नज़र से एक जैसे देखना है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 4. You will know what is the topic at heading of unit 4. Now see, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे बच्चों के फोटोग्राफ्स, पिक्चर दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन में। एक बच्चा बैठा हुआ है, फिर चलने की कोशिश कर रहा है, फिर क्रॉलिंग कर रहा है, उसके बाद उठने की कोशिश कर रहा है, फिर खड़े होने की कोशिश किया, फिर चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो अवस्था होती है इसको हम क्या बोलते हैं? शैशवा अवस्था। इंग्लिश में कहें तो इन्फेंसी। इन्फेंसी का मीनिंग होता है शैशवा अवस्था, ये शिशु अवस्था है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। ये पेड़ में कुछ गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर ये रस्सी का गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर ये बैलून उड़ा रहे हैं, और इसमें हम देखें तो गार्डन में प्लेइंग कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम तब करते हैं जब, आपको मालूम होगा, जब हम बचपन अवस्था में होते हैं। और इस बचपन अवस्था को हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। ये बचपना है, ये हमारी बचपना है, आपकी बचपना है। उसके बाद आप आगे देखिएगा, यहाँ पर भी कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ कुछ बच्चे जो हैं स्कूल में लाइन लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी हो रहा है, उसे उन लोग देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस है, उत्सुक है। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं गेम खेल रहे हैं, वैसे यहाँ पर ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी होती है ये भी एक विशेष एज ग्रुप से रिलेटेड है। और आपको इस पिक्चर को देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है कौन सी अवस्था के फोटोग्राफ्स हैं। ये अवस्था है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। और आज हम यूनिट 4 में इसी एडोलेसेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो एडोलेसेंस क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है? एक्चुअल में जो किशोरावस्था होता है वो है ये जो 12 से 18 वर्ष तक की उम्र जो होती है, वर्ष होती है, इसको हम किशोरावस्था के रूप में लेते हैं। इस अवस्था में बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। ओके, सो इसे विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये जो किशोरावस्था है ये काफ़ी हमारे जीवन में निर्णायक साबित होती है। अगर हम इसे संभाल के चलें, अगर हम इस अवस्था में सावधानी से चलें तो हम अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसी के बारे में है।
और एडोलेसेंस में और क्या होती है, ये जो पूरे चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमने 3 और टॉपिक देखे, उसमें 3 सब चैप्टर थे, वैसे ही ये एडोलेसेंस है, इसके भी 3 सब टॉपिक होंगे, रीडिंग ए, रीडिंग बी और रीडिंग सी। ठीक है, तो इस तीनों चैप्टर में हम किशोरावस्था के इमोशंस के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, गतिविधि के बारे में, थिंकिंग जो होती है, किशोरावस्था की थिंकिंग क्या होती है उसके बारे में, उनका इंटरेस्ट क्या होता है, किशोरावस्था में बच्चों का इंटरेस्ट क्या होता है, रुचि क्या होती है, हॉबीज क्या होती है, उनका जो अपीयरेंस क्या होता है, वो अपने अपीयरेंस के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के अपीयरेंस के बारे में क्या सोचते हैं, उनके एम्बिशंस क्या होते हैं, लक्ष्य टारगेट क्या होते हैं, और उनके क्या गुण होते हैं। तो ये सारी बातें हम आज किशोरावस्था के बारे में देखेंगे। और जो हेडिंग है किशोरावस्था यूनिट 4 का, तो उसके जो सब हेडिंग होंगे उनमें भी इन्हीं सब चीजों, इन्हीं सब क्वालिटी के बारे में हम देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए आपके बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट आर यू सो ग्रम्पी अबाउट, व्हाट आर यू सो ग्रम्पी अबाउट, क्यों ग्रम्पी हो, क्यों गुस्से में हो, क्यों चिड़चिड़े टाइप का या इरिटेटिंग मूड में दिख रहे हो, ऐसा ये पिक्चर दिखा रहा है। और ये भी किशोरावस्था का ही एक लक्षण है। किशोरावस्था में लक्षण जो होता है एक ग्रम्पी टाइप का, इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा, इस तरीके की किशोरावस्था के भी लक्षण होते हैं। ओके, नाउ work in groups and pick out from the box the qualities which you possess. What other qualities would you like to possess and why? ये सारे क्वालिटीज आपको दिए हुए हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ग्रुप में वर्क कीजिए और जो बॉक्स में क्वालिटीज दिए हैं उसको देखिए और देखिए कि इसमें से कौन सी क्वालिटी को आप पोसेस करते हैं, कौन सी क्वालिटी आप में है, ठीक है। और कुछ और भी क्वालिटीज अगर हैं आप रखते हैं तो क्यों रखते हैं उसके बारे में भी बताइए, ठीक। तो ये सारा है, इसको आप बुक में देखेंगे। उसके बाद इसका जो जितने यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं वो सब वर्ड्स मैं यहाँ पर आपको इसका मीनिंग, उन जो क्वालिटीज हैं उसके मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप रीडिंग कर सकते हैं। एक्टिव, सक्रिय, एडवेंचरस, साहसिक, अवेसम, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर, बोल्ड, नीडर, गॉजी, धवस जमाना, ब्रेव, बहादुर, कैपेबल, सक्षम, समर्थ, केयरिंग, देखभाल, कॉन्फिडेंट, विश्वास, करेजियस, साहसिक, क्यूरियस, उत्सुक, डायनेमिक, ऊर्जावान। तो ये सारे जो क्वालिटी हैं वो किशोरावस्था में लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं। एनर्जेटिक, ऊर्जावान, एंथुसियास्टिक, उत्साही, फैसिनेटिंग, आकर्षक, फ्रूगल, मितव्ययी, फसी, मीनिंग होता है असंतुष्ट, गुड, अच्छा, ग्रीडी, लालची, हैप्पी, आप लोग जानते हैं खुश, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, हेल्दी का मीनिंग होता है स्वस्थ, हेल्पफुल, सहयोगी, ऑनेस्ट, ईमानदार। इसी तरीके से आपके जो बुक में दिया है चैप्टर के प्री रीडिंग पोर्शन में, उसमें इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग, रुचिकर, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, जॉयफुल, आनंददायक, काइंड, दयालु, लाइकेबल, पसंद करने योग्य, लाइवली का मीनिंग होता है सजीव, लॉयल, निष्ठावान, मोटिवेटेड, प्रेरित, मेमोरेबल, यादगार, नेचुरल, प्राकृतिक, ओपन माइंडेड, खुले विचार वाला, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी। ये सभी क्वालिटीज भी हमें किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं बच्चों में। पॉजिटिव, सकारात्मक, प्रेसियस, मूल्यवान, प्राउड, गौरव, क्वारलसम का मीनिंग होता है झगड़ालू, रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी, सेल्फिश, स्वार्थी, शार्प, तेज, स्टिंगी, कंजूस, सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण, टैक्टफुल, व्यवहार कुशल, चतुर। उसके बाद थॉटफुल, विचारवान, टॉलरेंट, सहनशील, ट्रस्टवर्दी, विश्वास करने योग्य, यूनिक, अद्वितीय, वैलियंट, बहादुर, वाइस, बुद्धिमान, यंग, युवा, जेलस, ईर्ष्यालु। ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप देखे होंगे और उसका मीनिंग भी देखे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। रीडिंग ए, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, ये हमारा टॉपिक है।
एडोलेसेंस के अंतर्गत, किशोरावस्था के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक है वो रीडिंग ए में, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, स्वामी को स्कूल से बाहर निकाला जाता है, उसी के बारे में दिया गया है। अबाउट आथर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो टॉपिक है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, ये जो है इसके राइटर हैं आर.के. नारायण हैं। इनका जन्म या बर्थ ईयर 1906 है और 2001 में इनकी मृत्यु हुई। सो आर.के. नारायण was an Indian author whose work of fiction include a series of books about people and their interactions in an imagined town in India called मालगुडी। तो देखिए, एक इंडियन ऑथर है, भारतीय लेखक है, जिनकी जो काल्पनिक कथाएं हैं उसमें एक मालगुडी नाम की काल्पनिक जगह है, उसके बारे में, उस काल्पनिक कहानियों में एक काल्पनिक जो जगह है मालगुडी, इसके बारे में चर्चा की गई है या बहुत सारी चीजें उसमें कथा कहानियां दी गई है। हिज पॉपुलर वर्क्स आर स्वामी एंड फ्रेंड, और उसका जो प्रमुख या प्रसिद्ध जो रचना है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स। और ये जो चैप्टर है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, ये भी उसी स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम के बुक से लिया गया है। और जो दूसरी पॉपुलर बुक्स है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये जो है, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये एक अंश है, पूरा का पूरा टॉपिक नहीं दिया गया है, एक अंश को लिया गया है। वो जो अंश है वो इसी स्वामी एंड फ्रेंड्स से लिया गया है। तो स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड आएंगे, उसको हम देख लेते हैं। फ्लश्ड फेस, एंग्री लुक, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है, और हिंदी में गुस्से से उत्तेजित लाल चेहरा। ये जो मीनिंग दिया गया है वो इस लेसन में जिस रेफरेंस में दिया गया है उसी के आधार पर लिया गया है। एक वर्ड कई तरह से यूज हो सकते हैं, उसके कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन इस लेसन में जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस रेफरेंस में यूज हुआ है वही इसमें हिंदी में बताया गया है। तो फ्लश फेस का मीनिंग होता है एंग्री लुक, गुस्से से उत्तेजित लाल चेहरा। ओमिनस लुक मतलब होता है सजेस्ट दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। ओके। एमिनेंस, सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता या महानता। नकल का मतलब होता है पार्ट ऑफ फिंगर्स एट जॉइंट्स वेयर द बोन इज नियर द स्किन, मतलब जो जोड़ होता है उंगलियों में, जो ज्वाइंट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। नकल का मतलब होता है उंगलियों के बीच का जो ज्वाइन होता है, जोड़, वो है। प्रोनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड, घोषणा होता है, डिक्लेयर करना, घोषणा करना या प्रोनाउंस करना। गोल मतलब होता है जेल, यहाँ पर इस लेसन में गोल का मतलब होगा जेल, बंदी गृह या कारागार। डिस्क्रीट, केयरफुल, और इस लेसन में इसका जो एक्चुअल में मीनिंग होगा वो विचारशील है। देन नेक्स्ट, डिस्ट्रेस का मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ अनईज, पीड़ा या विपत्ति। ओके। स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मतलब होता है रिपीटेड साउंड्स, वर्ड्स, हकलाना, रुक रुक कर बोलना, वो कहलाता है स्टैमर्ड। सिनिस्टर, इसका मतलब होगा यहाँ पर इविल, इविल मने होगा बुरा। वैक, अ शार्प ब्लो, जोर से चोट या मार, किसी चीज से, या जैसे बेत है या केन है उससे जोर से मारना या किसी को चोट पहुंचाना, वो कहलाएगा वैक। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड का मीनिंग होता है अ मेंबर ऑफ गैंग, बदमाशों का ग्रुप। डेफिएंट का मतलब होता है डिसओबीडिएंट, उपेक्षा, विद्रोह। ओके। डेस्परेशन, इसका मीनिंग होगा होपफुलनेस, निराशा या मायूसी। रेस्ट्रेंट, एक्टिंग इन अ काम एंड कंट्रोल वे, संयमित या नियंत्रित व्यवहार करना। ओके। तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड इसमें लेसन में आएंगे उसके बारे में मैंने बताया। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मीनिंग बीच बीच में भी दिया गया है वो उसके पहले जो वर्ड है उसका मीनिंग है इस लेसन के कॉन्टेक्स्ट में, इस लेसन के रेफरेंस में उसका मीनिंग क्या होगा वो हिंदी में दिया गया है। ओके। कुछ बच्चे जो हैं बार बार मैसेज कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है,
प्लीज आप लोग उसको मत कीजिए अभी। नाउ सी, द headmaster entered the class with a slightly flushed face and hard ominous look in his eyes. यहाँ पर एक्चुअली इस जो लेसन में हम पढ़ेंगे वो किशोरावस्था का एक लक्षण होगा। हालांकि इसमें पूरा अंश नहीं दिया गया है तो आपको थोड़ा सा समझने में समस्या आएगी, लेकिन मैं समझाऊंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी पूरा अंश नहीं दिया गया है। ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स का एक चैप्टर है, उसका कुछ अंश को लिया गया है जहाँ पर स्पेशली किशोरावस्था से संबंधित जो लक्षण हमें दिखते हैं उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखते हैं, द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास, जो प्रधान पाठक थे, हेडमास्टर का मीनिंग होता है प्रधान पाठक, कक्षा में प्रवेश किए विथ अ स्लाइटली का मीनिंग होता है थोड़ा, विथ अ स्लाइटली फ्लश्ड फेस, थोड़ा गुस्से से उत्तेजित थे, उनके चेहरे में गुस्से से लालिमा दिखाई दे रही थी। इस तरीके से वो क्लास में प्रवेश करते हैं। कुछ हुआ रहा होगा जिसके कारण से वो गुस्से में थे और उसी गुस्से में वो क्लास में प्रवेश करते हैं। एंड हार्ड ओमिनस लुक इन हिज आईज, और उनके आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है क्लास में। मतलब गुस्से से लाल थे, ये तो था ही उनका चेहरा, आंखों को भी देखने से लग रहा था कि सर आज बहुत गुस्से में है और कुछ गड़बड़ होने वाला है। ओके, स्वामीनाथन wished that he had been anywhere but there at that moment. स्वामीनाथन wished, स्वामीनाथन ने इच्छा व्यक्त की या उन्होंने सोचा, स्वामीनाथन ने सोचा, स्वामीनाथन स्टूडेंट है ना, स्वामीनाथन क्लास में स्टूडेंट है, तो स्वामीनाथन wished that he had been anywhere but there at that moment. वो सोचता है कि इस क्षण, इस पल यहाँ होने के बजाय मुझे कुछ कहीं और होना चाहिए था। स्वामीनाथन विश दैट ही हैड बीन एनीवेयर, उसको कहीं और होना चाहिए था यहाँ होने के बजाय। क्यों? क्योंकि वो टीचर जो प्रधान पाठक थे वो बहुत गुस्से में थे। द हेडमास्टर सर्वेड द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आस्क्ड, प्रधान पाठक ने, हेडमास्टर ने कुछ मिनट तक, सर्वेड मतलब होता है निरीक्षण किया, कक्षा का कुछ मिनट तक निरीक्षण किया, एंड आस्क्ड, और उसके बाद उन्होंने कहा, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे। निरीक्षण करने के बाद वो कहते हैं कि क्या तुमको शर्म नहीं आ रही है यहाँ आकर बैठे हो, देयर आफ्टर व्हाट यू डिड यस्टरडे, कल तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद यहाँ पर आके बैठने में तुमको शर्म नहीं आ रही है, ऐसा उन्होंने डांटते हुए अंदाज में कहा। जस्ट स्पेशल ऑनर टू देम, उन्होंने कुछ बच्चों को थोड़ा स्पेशल ऑनर दिया, विशेष सम्मान दिया। He read out the names of dozen students or so that had attended the class. Actually, एक दिन पहले जो बच्चे क्लास अटेंड किए थे उनको थोड़ा सा सम्मान देते हुए, सम्मान दिए और उनके लगभग दर्जनों बच्चों के नाम उन्होंने रीड आउट किया, पढ़ा वहां पर। तो just a special honor to them, he read out the names of dozen students or so that had attended the class. जो बच्चे एक दिन पहले क्लास अटेंड किए थे वो लगभग दर्जन भर स्टूडेंट थे, लगभग 12 के आसपास बच्चे थे, उनका नाम उन्होंने पढ़ा और उनको थोड़ा सा सम्मान दिया। ओके, आफ्टर दैट, और उसके बाद, he read out the names of those that had kept away. आफ्टर दैट, उसके बाद, he read out the names, उन्होंने उनका नाम पढ़ा, that had kept away, जो बाहर थे, जो बाहर थे, मतलब एक दिन पहले नहीं आए थे, उनका नाम पढ़ा। and asked them to stand on their benches. ओके, और उनको कहा them to stand on their benches, उनको बोला कि तुम लोग अपने बेंच में खड़े हो जाओ। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो हेडमास्टर गुस्से से लाल थे, क्लास में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो 1 मिनट में निरीक्षण के नजरिए से देखते हैं और डांटते हुए बोलते हैं कुछ बच्चों को
कि कल तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद यहाँ आकर बैठने में तुमको शर्म नहीं आ रही है, ऐसा बोले। उसके बाद फिर वो कुछ दर्जन भर बच्चों का नाम थोड़ा सम्मान के साथ लिए, फिर उन बच्चों का नाम लिए जो एक दिन पहले क्लास से में नहीं थे, और उनको कहा कि आप लोग तुम लोग बेंच में खड़े हो जाओ। He felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desk. He felt, he यहाँ प्रधान पाठक को रिफर कर रहा है, हेडमास्टर को। he प्रोनाउन है, हेडमास्टर के लिए यूज किया गया है। हेडमास्टर महसूस किए कि जो पनिशमेंट दिए थे, क्या पनिशमेंट दिए थे कि बेंच में खड़े हो जाओ। उनको लगा कि बेंच में इनको खड़ा करना पर्याप्त नहीं है, नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क, और उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने डेस्क में खड़े हो जाओ, टेबल में खड़े हो जाओ। पहले तो बेंच में खड़े कराए, बेंच में खड़े थे। उसके बाद उनको लगा कि ये जो पनिशमेंट है इनके लिए पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अब डेस्क में खड़े हो जाओ। आप शब्द का भी यूज नहीं किए होंगे, वो उनके लिए तुम शब्द का यूज किए होंगे। Then Swaminathan was among them and felt humiliated at the eminence. तो स्वामीनाथन जो इस लेसन का प्रमुख कैरेक्टर है, स्वामीनाथन was among them, वह भी उन बच्चों में था जो एक दिन पहले नहीं आए थे, जो जिनका नाम बाद में पढ़ा गया। was among them and felt humiliated, और वो अपने आप में अपमानित महसूस किया क्योंकि उसका भी नाम था उसमें। एट द एमिनेंस, क्योंकि वहां पर कुछ अच्छे बच्चे भी थे, श्रेष्ठ बच्चे थे, उनके बीच में उसका नाम लिया गया स्वामीनाथन का, तो वो अपने आप में अपमानित महसूस किया। लेकिन चूंकि वो भी नहीं आया था, इसलिए उसको भी डेस्क में खड़ा हुआ। देन दे वेर लेक्चर्ड, उसके बाद फिर उनको प्रधान पाठक के द्वारा लेक्चर दिया गया, डांट लगाई गई, खूब उनको खरी खोटी सुनाई गई। When it was over, they were asked to offer explanations one by one. When it was over, और जब उनका लेक्चर खत्म हुआ, they were asked, उनको बुला गया एक्सप्लेनेशन देने के लिए, कारण देने के लिए, वन बाय वन, एक एक करके। उनको कहा गया कि तुम लोग एक एक करके क्यों कल नहीं आए थे, उसका कारण बताओ, एक्सप्लेनेशन बताओ। वन सेड, और जब उनको कारण बताने के लिए कहा गया, तो वो जो बच्चे जो नहीं आए थे उनमें से एक बच्चा, वन सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है, वन सेड, एक बच्चे ने कहा दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक, उसका सिर दर्द कर रहा था। हेडेक का मतलब क्या होता है? सिर दर्द कर रहा था। एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल, देयरफॉर मतलब होता है इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। जैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा, कारण पूछा, तो उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर मेरा सिर दर्द दे रहा था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। He was asked to bring a medical certificate. जो प्रधान पाठक थे इतने गुस्से में थे, जैसे उसने कहा कि मेरा हेडेक हो रहा था इसलिए नहीं आया, तो उसने कहा कि कल तुम मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना। He was asked to bring a medical certificate, तुम मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ। Then next, the second said that while he had been coming to school on the previous day, दूसरा बच्चा बोला, the second said, वन बाय वन उनको पूछा गया था, तो इसी कड़ी में दूसरे बच्चे ने कहा that while he had been coming to school, जब वह स्कूल आ रहा था, while he had been coming to school, जब वह स्कूल आ रहा था, on the previous day, एक दिन पहले, मतलब जिस दिन की बात हो रही थी, जिस दिन वो नहीं आए थे उस दिन की बात हो रही थी, तो बोलता है कि जब मैं स्कूल आ रहा था, someone had told him that there would be no school, तब रास्ते में उसको किसी ने कहा, someone मतलब किसी ने रास्ते में उसे कहा कि there would be no school, आज स्कूल नहीं होगा। and he had gone back home, और वह वापस चला गया। तो दूसरे बच्चे ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि सर मैं तो स्कूल आ रहा था, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि आज स्कूल नहीं होगा, इसलिए मैं घर अपना वापस चला गया। द हेडमास्टर रिप्लाइड, हेडमास्टर ने जवाब दिए। क्या जवाब दिए? दैट इफ ही वाज गोइंग टू लिसन टू एवरी लोफर हु सेड देयर वुड बी नो स्कूल,
he deserved to be flogged. फिर से वो गुस्से में बोले that हेडमास्टर बोले if he was going to listen to every loafer, रास्ते में कोई भी कुछ बोल देगा, कोई आवारा आदमी, लोफर का मतलब होता है आवारा या लफुट टाइप के जो लोग रहते हैं, ऐसे लोग कोई भी तुमको बोल देंगे तो तुम उसका कहना मान लोगे। Who said there would be no school? किसने कहा कि स्कूल नहीं होगा? और जिसने भी कहा he deserved to be flogged, और जिसने भी तुमको कहा कि कल स्कूल नहीं होगा, he deserved to be flogged, deserve मतलब लायक या योग्य, to be flogged वो कोड़े लगाने योग्य है। हेडमास्टर बोल रहे हैं कि किसने तुमको ऐसा कह दिया, और जिसने भी ऐसा कहा उसको तो कोड़े लगाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, anyway, why did not come to school and verify? Anyway, जो भी हो, why did he not come to school and verify? वो उसके बात से संतुष्ट नहीं हुए, वो वेरीफाई करना चाहते थे कि वो स्कूल क्यों नहीं आया। ओके, व्हाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई, वो स्कूल क्यों नहीं आया उसको वेरीफाई करना चाहते थे, बट नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला। ओके, उस बच्चे ने कोई आंसर नहीं दिया और दूसरे लोग भी कोई आंसर नहीं दिए। द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, अब देखिए जब कोई आंसर नहीं मिला तो पनिशमेंट मतलब होता है सजा, वॉज प्रोनाउंस्ड घोषणा किया गया, सजा की घोषणा की गई उसके लिए। क्या? 10 days अटेंडेंस कैंसल्ड, 2 rupees फाइन एंड द होल डे टू बी स्पेंट ऑन द डेस्क। क्या पनिशमेंट की घोषणा की गई कि 10 दिन तक का अटेंडेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, 2 रुपीज फाइन लगेगा, एंड होल डे, होल मतलब होता है पूरे दिन, टू बी स्पेंड ऑन द डेस्क, पूरे दिन डेस्क में खड़े रहो। ओके, तो ये सेकंड जो बच्चा था उसके लिए पनिशमेंट था। देन द थर्ड सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ अ हेडेक, तीसरे ने कहा कि उसको भी हेडेक हो रहा था। ठीक, द थर्ड सेड, one by one they are giving their explanation in this order. The third said again he had an headache of a headache, attack of a headache, उसको भी हेडेक हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था। द फोर्थ सेड, चौथे ने कहा that he had stomach ache, उसका पेट दर्द हो रहा था। ये ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे क्लासरूम में हम लोग रहते हैं, क्लास में तो चलता है, ये सारा कुछ क्या है, बहानाबाजी है। ओके, तो चौथे ने कहा कि उसका पेट दर्द हो रहा था। द फिफ्थ सेड, पांचवें बच्चे ने क्या कहा सुनिए। ओके, द फिफ्थ सेड दैट हिज ग्रैंडमदर डाइड सडनली जस्ट एज ही वाज स्टार्टिंग फॉर स्कूल। पांचवें बच्चे ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या कारण दिया? सर, जैसे ही वो स्कूल के लिए आ रहा था, सडनली माने अचानक उसकी दादी माँ खत्म हो गई, उसकी दादी माँ जो है स्वर्ग को सिधार गई, इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका। पांचवें बच्चे ने क्या कहा कि जैसे ही मैं स्कूल आने के लिए तैयार हो रहा था या स्कूल आने वाला था, निकलने वाला था, तो मेरी दादी खत्म हो गई। द हेडमास्टर आस्क्ड हिम इफ ही कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर। हेडमास्टर यहाँ रुके नहीं या उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। हेडमास्टर ने क्या कहा, प्रधान पाठक ने क्या कहा कि इफ ही कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर, क्या तुम अपने पिताजी से अपने दादी के खत्म होने का पत्र लेके आ सकते हो? ठीक है, नो, ही हैड नो फादर। तब बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं नहीं ला सकता। ही हैड नो फादर, उसके पिताजी नहीं है। देन हु वाज हिज गार्जियन, तब तुम्हारे पालक कौन है, किसके साथ रहते हो, आपके पालक कौन है? हिज ग्रैंड मदर। तब बच्चे ने जवाब दिया ग्रैंड मदर, दादी, मैं दादी के साथ रहता। हिज ग्रैंड मदर, मैं दादी के साथ रहता हूँ। बट द ग्रैंड मदर वॉज डेड, वॉज शी नॉट? तो अभी तो वो बोला है कि दादी खत्म हो गई। तो टीचर बोलते हैं, हेडमास्टर बोलते हैं कि बट द ग्रैंड मदर वॉज डेड, लेकिन तुम्हारी तो दादी खत्म हो गई, वॉज शी नॉट? नहीं खत्म हुई क्या? ऐसे वो पूछते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। नो, बच्चे का जवाब आता है नो, इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर, नहीं, वो दूसरी दादी है। ठीक है, एक दादी खत्म हो गई तो किसके साथ रहते हो? तो बोलता है तो फादर से लेटर नहीं ला सकता। बोले तो फिर तुम्हारे पालक कौन है? तो फिर से ग्रैंड मदर बोला।
ग्रैंड मदर मतलब दादी, है ना? तो बोलते हैं कि अरे अभी तो बोले कि दादी खत्म हुई, तो फिर दादी कैसे पालक हुई? तो बोलते नहीं, वो दूसरी दादी थी और अभी मैं जो रहता हूँ वो दूसरी दादी है। तो हेडमास्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं द हेडमास्टर आज हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स अ पर्सन कुड हैव, एक व्यक्ति के पास कितने दादी हो सकते हैं? ठीक है, एक्चुअल में हमारी जो दादी होती है वो तो एक ही दादी होगी, लेकिन चाचा के या दूसरे अपने रिलेशनशिप में और दादी हो सकते हैं, लेकिन हमारे तो एक ही दादी होंगे। तो हो सकता है उसके दूसरे दादी रहे होंगे। तो हेडमास्टर यहाँ पर बोलते हैं कि एक व्यक्ति के कितने दादी हो सकते हैं? नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया, है ना? एक्चुअली में ये बच्चा भी झूठ बोलते रहता है, इसीलिए हेडमास्टर को डाउट होता है और इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके से उनसे चर्चा करते हैं। वुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स? नेबर मतलब होता है पड़ोसी। अब वो फादर से लेटर नहीं ला सकता है ना? तो बोलते हैं कि कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स? क्या तुम पड़ोसी से लेटर लेके आ सकते हो? अपने पड़ोसी से लिखवा के ला सकते हो क्या कि तुम्हारी दादी खत्म हो गई? नो, वो बोलता है नहीं, ही कुड नॉट, वो नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? नन ऑफ हिज नेबर्स कुड रीड और राइट बिकॉज ही लिव्ड इन अ वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ एलमैन स्ट्रीट। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं ला सकता, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे जितने भी पड़ोसी हैं, नेबर्स जो पड़ोसी हैं, कुड रीड आर राइट, उनमें से नन ऑफ दिस मतलब मेरे जितने भी पड़ोसी हैं उनमें से कोई भी न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं ला सकता। बिकॉज ही लिव्ड इन अ वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ एलमैन स्ट्रीट। एलमैन स्ट्रीट ये उस मोहल्ले का नाम है, उस गली का नाम है जहाँ वो रहता था, एलमैन स्ट्रीट। एलमैन स्ट्रीट में उसके जो पड़ोसी हैं वो न तो पढ़ना जानते हैं न लिखना जानते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इलिटरेट हैं। इलिटरेट मतलब अशिक्षित, अनपढ़, अनपढ़ हैं, वो पढ़ना ही नहीं जानते हैं। ओके, then the headmaster offered to send a teacher to this illiterate locality to ascertain from the boy's neighbors if the death of the grandmother was a fact. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हेडमास्टर यहाँ भी नहीं रुके, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बच्चा जरूर बहानेबाजी कर रहा है। इसलिए जब वो बोलता है कि मेरे जो स्ट्रीट में कोई, मेरे मोहल्ले में कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता, मेरे पड़ोसी लोग, तब हेडमास्टर ने क्या किया? देन द हेडमास्टर ऑफर्ड टू सेंड अ टीचर, एक टीचर को उन्होंने भेजना सुनिश्चित किया, एक टीचर को वहाँ भेजना सुनिश्चित किए टू हिज इलिटरेट लोकेलिटी, उसके जो लोकेलिटी का मतलब होता है मोहल्ला, जो अनपढ़ मोहल्ला था उसमें एक टीचर को भेजने के लिए निश्चित किए, फ्रॉम द बॉयज नेबर्स, उस लड़के के पड़ोसियों के पास, इफ द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर वाज अ फैक्ट, और वे जानना चाहते थे कि वास्तव में इसका जो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो खत्म हुई है या नहीं। इस बात को कंफर्म करने के लिए, निश्चित करने के लिए उन्होंने एक शिक्षक को भेजने का डिसाइड किया, या एक शिक्षक को भेजने के लिए निश्चित किया। तो ये वहीं पर बोले कि मैं एक शिक्षक को वहां पर भेज करके इस बात को निश्चित करता हूँ, कंफर्म करता हूँ कि इसकी दादी खत्म हुई है कि नहीं, और उसी मोहल्ले में वो टीचर जाएंगे। अपॉज, अपॉज मतलब कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, शांति छा गई। सम पर्स्पिरेशन, उस बच्चे का पसीना निकलने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा था, और वो बच्चा पसीना पसीना हो गया, कुछ देर के लिए रुका और उसके बाद उसका पसीना निकल गया। And then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it since the grandmother died in the village. बच्चा बोलता है कि and then the answer देता है, पसीना निकल रहा है उसका, that the neighbor could not possibly know, मेरे पड़ोसी संभवतः इस बात के बारे में नहीं जानते, अबाउट इट मतलब मेरी दादी खत्म हुई है उसके बारे में मेरे पड़ोसी नहीं बता सकेंगे। क्यों? सिंस द ग्रैंड मदर डाइड इन द विलेज, सिंस द ग्रैंड मदर डाइड इन द विलेज, वो बोलता है क्योंकि दादी तो गांव में खत्म हुई है, क्योंकि दादी तो गांव में खत्म हुई है, और मैं रहता हूँ एलमैन स्ट्रीट में, तो एलमैन स्ट्रीट में रहने वाले जो मेरे पड़ोसी हैं वो हो सकता है संभवतः मेरी दादी के मृत्यु हो जाने की खबर के बारे में नहीं जानेंगे। The headmaster hit him on the knuckles with his cane.
हेडमास्टर गुस्सा आ गए, उनको कंफर्म हो गया कि ये पक्का झूठ बोल रहा है। द हेडमास्टर हिट हिम, उन्होंने मारा, हेडमास्टर ने मारा ऑन द नकल्स, जोड़ में, जो उंगलियों का ज्वाइंट होता है उसमें एक केन से, बेत या डंडे से एक मार पड़ी उसको, उस बच्चे को। कॉल्ड हिम अ स्ट्रीट डॉग, गुस्से में उनको उन्होंने कहा स्ट्रीट डॉग, कहा गली का कुत्ता। उस बच्चे को, जो पांचवें बच्चे ने बोला था ना, पांचवें बच्चे ने कहा था कि मेरी दादी खत्म हो गई है, ये बहानाबाजी कर रहा था, इसलिए उसको एक जोर से बेत के डंडे से उनके ज्वाइंट में मार पड़ी, और मारने के साथ ही उन्होंने गंदे शब्द का भी यूज किया, स्ट्रीट डॉग, गली का कुत्ता कहा करके उन्होंने उनको बोला। एंड प्रोनाउंस द पनिशमेंट 15 डेज सस्पेंशन, और उसके लिए क्या प्रोनाउंस किए, क्या डिक्लेयर किए, क्या घोषणा किए, पनिशमेंट क्या हुआ, सजा क्या मिली, 15 डेज सस्पेंशन, 15 दिन के लिए स्कूल से निष्कासित, बाहर कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया पांचवें बच्चे को। पांचवें बच्चों का पनिशमेंट था कि 15 दिन तक तुम स्कूल नहीं आ पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। When स्वामीनाथन्स टर्न, जब अब स्वामीनाथन की पाली है, स्वामीनाथन की पाली आई, केम, he looked around helplessly, वह चारों ओर असहाय होकर के देख रहा है। राजम sat on the third bench in front and resolutely looked away. He was gazing at the blackboard intently. Okay, ये फर्स्ट पार्ट आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ बच्चे का जो 15 डेज का सस्पेंशन था। नाउ द सेकंड पार्ट I will describe in the next video.